हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। और मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम देखेंगे दोस्तों, वो आपको जैसे कि पता ही है दोस्तों कि आपकी लिंक सभी के व्हाट्सएप पे आ गई होगी। और जो मॉड्यूल है, अगला मॉड्यूल है, वो चालू हो गया है। जैसे कि हम देखते हैं जो मॉड्यूल है वो कब से कब तक हमको करना है। 16 नवंबर से 30 नवंबर तक मॉड्यूल चलेगा दोस्तों, और ये हमें कंप्लीट करना है। और आज जो मॉड्यूल है वो 7वां मॉड्यूल चालू हो गया है। ये जैसे कि देख रहे हैं आप, स्कूल आधारित मूल्यांकन, इसको हमको कंप्लीट करना है। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र जो है 8th मॉड्यूल है। और इसके बाद 9th मॉड्यूल दोस्तों है गणित का शिक्षा शास्त्र। तो तीनों मॉड्यूल हमको 30 नवंबर तक कंप्लीट करना है। तारीख जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, और 29 नवंबर तक ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। तो आज इस मॉड्यूल में हम दोस्तों हम देखेंगे कि गतिविधि जो जिसमें प्रश्न पूछी जा रही है गतिविधि, उसको करेंगे। तो गतिविधि 2 और गतिविधि 6, इन दोनों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, और ताकि आप अपने आसानी से स्कोर को अच्छा ला सकें। और अगर आपने सॉल्व कर लिया वो प्रश्न, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरा प्रश्न क्यों गलत हुआ। तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो चलते हैं क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि 3 महीने के बाद जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसमें भी आपको नंबर अच्छे लाने हैं। इसलिए ये आप ज़रूर मॉड्यूल अंत तक देखिएगा, ताकि आपको नॉलेज हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना वीडियो, और देखते हैं कि गतिविधि 2 और 6 के आंसर क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, गतिविधि 3 को कंप्लीट करने से पहले हम क्या करेंगे कि हमारे राज्य के कोर्स में जाएंगे। अगर आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रही है या लिंक से आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले दीक्षा ऐप को अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाके, और दीक्षा ऐप को लिखकर और अपडेट कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ ये कि हमारे अगर हमारा अपडेट हुआ होगा तो हमारे अपडेट दिखने लग जाएंगे। अब मेरे राज्य के कोर्स में जाकर दोस्तों, हम अगर हमें लिंक पे नहीं प्राप्त हो रहा है तो हम इससे भी जा सकते हैं। मेरे राज्य के कोर्स में जाकर सभी देखे पे क्लिक कर लीजिएगा, और सभी देखे के क्लिक करने के बाद जैसे ही ये नीचे आएगा दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे राज्य के कोर्स में मैंने जाके ये देख लिया। अगर आपको दिखाई ना देना दोस्तों, तो आप मैं और दिखाएं पे क्लिक करके और वापस देख सकते हैं। आपका कोर्स जो होगा वो मिल जाएगा। मैंने पहले ही देख चुकी हूँ, इसलिए पहले पहले दिखा रहा है। नहीं, अगर नहीं दिखाई दे दोस्तों तो स्क्रॉल करके नीचे ले जाके और दिखाने पे क्लिक करके और देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो कोर्स है अभी अपन को करना है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सॉरी आकलन। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो और पीडीएफ नहीं देखी हो गतिविधि को करने से पहले, तो आप उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी समझ अच्छी बन सके और आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमने अपना कोर्स खोल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पढ़ लेंगे दोस्तों। अधिगम का अवलोकन, पृष्ठभूमि, अब विद्यालय आधारित आकलन क्या है, ये सब आप पढ़ने के बाद ये जो गतिविधि 2 आती है इसको मैं आज करवा रही हूँ, है ना। और थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो मैं गतिविधि 6 भी करवा दूंगी। ठीक है, उसमें भी शायद क्वेश्चन पूछे हैं, तो अपनी समझ की जाँच करें। इस पर हम क्लिक करना है दोस्तों, गतिविधि 2 अपनी समझ की जाँच करें। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, और उसके सवाल फटाफट जवाब देते हैं, क्योंकि हमने कंसेप्ट को तो सीख लिया। अब चलाएं पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, और चलाएं पे क्लिक करके और हमने सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या सवाल पूछता है। और अगर आपने सवाल सॉल्व कर लिए हैं तो आप मेरा वीडियो अभी भी देख सकते हैं, ताकि आपका एनालिसिस हो कि आपने क्वेश्चन क्यों गलत किए थे। ठीक है, और ये आपको कॉम्पिटेंसी टेस्ट में भी मदद करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और अच्छे से समझ लेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है, सही विकल्प चुनें। ठीक है, नेक्स्ट बटन को दबा के देख लें कि सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। क्या पूरे पाठ्यक्रम जो सीखने के लिए आकलन है दोस्तों, इसको फॉर बोलते हैं। मैंने बताया था ना, के लिए मतलब फॉर, असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। मतलब हम अभी हमने कंप्लीट नहीं की है लर्निंग, और हमारी लर्निंग अभी चल रही है, चाहे पार्ट चल रहा है हमारा पूरा।
ठीक है। और हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं होता है। के लिए मतलब हम सीख ही रहे हैं, ठीक है। अभी हम सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब हम अधिगम करते समय हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो सभी पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन इसमें नहीं किया जाता। ये गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको गलत पे टिक कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों जो सीखने के लिए मूल्यांकन होता है वो बहुत ही फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, जो एफए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक मूल्यांकन या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। ये जो होता है टीचर को इसमें सभी पक्षों का विकास करना होता है दोस्तों। और अगर बच्चे जैसे कि ये जो अधिगम होता है, शिक्षण अधिगम होता है, जब हम करवा रहे होते हैं ना, अधिगम करवा रहते हो तो ये दौरान ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। अधिगम के दौरान लगातार होता रहता है। इसमें हम कई प्रकार की गतिविधियां भी देखते हैं बच्चों का। ये नहीं कि हम शैक्षिक पद देखते हैं, तो सभी प्रकार की गतिविधियां देखते हैं बच्चों में, कि बच्चों को कक्षा के अंदर और बाहर दोनों गतियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं और उनसे अलग अलग जानकारी इकट्ठी करते हैं, यानी कि ज्ञान, निष्पादन कौशल, रुचियां, दृष्टिकोण और अभिप्रेरणा सभी प्रकार की जानकारी इकट्ठी करते हैं। इसमें हम बच्चों की रुचि भी देखते हैं और उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना समझ में आया, और उसको समझने में मदद करते हैं, मतलब सीखने में मदद करते हैं। कोई भी कौशल सीखने में मदद करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और सभी गतिविधियों में भाग लेकर और उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना दोस्तों, ये विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और उनको सीखने की जो शैली है उनके अनुसार हमको अधिगम करना चाहिए और उनको सुधार करके वापस हम उसका अधिगम उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये लगातार अधिगम के दौरान चलता रहता अधिगम है, के लिए अधिगम है, और ये एफए भी बोलते हैं इसको, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो लगातार अगर हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को अगर पूरा पाठ पढ़ाने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है या बीच में दौरान उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं किसी गतिविधियों को करवा के, और अच्छे से हम उस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। देखिए ये गलत है और इसको हम टिक लगा लेते हैं। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कहता है पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। तो इसका दोस्तों आंसर ये भी गलत है। अब क्यों गलत है मैं बता देती हूँ आपको। दोस्तों सीखने के रूप में मूल्यांकन मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब कि मैंने इसको बताया था ना आपको दोस्तों कि सेल्फ असेसमेंट भी बोलते हैं इसको, ग्रुप असेसमेंट भी बोलते हैं और पीयर असेसमेंट भी बोलते हैं। किसको? के रूप में, सीखने के रूप में मूल्यांकन, ठीक है। तो जो सीखने के रूप में मूल्यांकन होता है मतलब अपना खुद का मूल्यांकन करना, ठीक है। इसका मतलब होता है खुद का मूल्यांकन करना। जैसे कि हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, और हमको पता है कि हमको 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो हम अपना ही मूल्यांकन कर रहे हैं। जैसे कि हम कपड़ा खरीदने जा रहे हैं दोस्तों, और कपड़ा खरीदने के बाद देखते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है कपड़ा, और ये अच्छा है। अपना मूल्यांकन हम खुद ही करते हैं, जैसे कि हम अपने अनुभव के आधार पे करते हैं और जो हमने सीखा है उसके आधार पे करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एज मूल्यांकन। और इसमें पोर्टफोलियो तो आता ही नहीं है दोस्तों। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किया गया कार्य होता है जिसका संग्रह हम करते हैं। ये रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं या फिर शिक्षार्थी के द्वारा जो उत्कृष्ट उन्होंने कार्य किए हैं वो भी हो सकते हैं। तो जैसे कि उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे बच्चों के भाषा विकास जो हो गया है ना, उसका रिकॉर्ड रखना। हम कई प्रकार के रिकॉर्ड जो हम रखते हैं पोर्टफोलियो में, ताकि बच्चे की प्रगति या उत्कृष्ट जो उन्हें अचीवमेंट प्राप्त किया है वो हम छोटे छोटे चीज़ें रखते हैं, वो होता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो जो होता है दोस्तों वो टीचर करता है और ना कि बच्चा खुद करता है, इसलिए ये गलत हो गया। वो सेल्फ असेसमेंट हमने बताया के रूप में आकलन होता है। परीक्षण भी गलत हो गया दोस्तों। परीक्षण
और परीक्षाएं जो होता है वो टीचर लेता है, प्रदर्शन जो करता है वो देखता है, उपलब्धि जो होती है इसमें रहती है। ठीक है, उपलब्धि जो होती है मतलब कि हमें ग्रेड मिलता है ना, जैसे कि हमें मार्क्स मिलते हैं या ग्रेड मिलता है, तो उपलब्धि जो टीचर करती है हम खुद नहीं करते हैं उपलब्धि, है ना। तो इस तरह से ये जो हो गया वो गलत हो गया। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें फिर गलत हो गया, सॉरी, अभी पहले समझ लेते कि सीखने का मूल्यांकन हमने सीखा था। सीखने के मूल्यांकन में जो सीखने का मूल्यांकन होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कि सीखने का आकलन। ठीक है, तो सीखने का आकलन हो आ जाए जब दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा था, समेटिव मतलब योगात्मक आकलन, है ना। इसको योगात्मक आकलन में भी कह सकते हैं। मतलब कि सत्र के अंत में जो भी हम परीक्षाएं लेते हैं या फिर उसकी चीज़ों को जांच करते हैं सत्र के अंत में। ठीक है, जब हमने सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, हमने गतिविधियां भी कंप्लीट करा दी हैं, सब कुछ हो गया है हमारा, तो सत्र के अंत में हम उसका परीक्षण करते हैं या उनके जो भी चीज़ें करते हैं, तो वो होता है सत्र के अंत में दोस्तों। हम जब करते हैं ना, तो मतलब कि हम सभी चीज़ें देखते हैं, उसकी रुचियाँ, उसके कौशल, हमने जो रिपोर्ट बनाई थी, पोर्टफोलियो बनाया था, उसकी जो सहकर्मी का आकलन उन दूसरों के साथ किया था, तो सभी प्रकार की जो आखिरी में रिपोर्ट है जो हम करते हैं, जो सीखने का आकलन है उसमें हम करते हैं। ठीक है, और जो पिछले प्रदर्शन की तुलना में इस सत्र में जो प्रगति हुई उसको भी संकलित किया जाता है इसमें। ठीक है, उसकी डायरी, कार्यपंजी, बच्चे की पुस्तिकाएं जो होती हैं वो सब देखते हैं, और हम आखिरी में जो करते हैं वो सीखने का आकलन आता है दोस्तों, है ना, पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट होने का। तो ये जो स्व मूल्यांकन दोस्तों होता है, स्व मूल्यांकन किस में करते हैं, जो सीखने के रूप में आकलन होता है उसमें हम करते हैं। मतलब सेल्फ असेसमेंट, जब खुद का आकलन करते हैं वो होता है स्व मूल्यांकन, तो वो इसमें तो आएगा ही नहीं, और सहकर्मी मूल्यांकन भी नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं, उस सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है के लिए, पे फिर से आ गया देखो FA, मतलब हम बार बार निरंतर जब हम बच्चे का सुधार करते रहते हैं, मतलब उसको समझाने की कोशिश करते हैं और प्रगति करने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या सीखा और बच्चे को हम कितना समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए हम कई प्रकार के एग्जाम्पल या एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, वो होता है के लिए। तो हाँ, इसमें ये जो पीछे जो लाइनें लिखी हुई हैं बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि शिक्षक जो है अपनी योजनाओं को समायोजित करता है और सुधारात्मक शिक्षण करता है। मतलब कि अगर एक बच्चे को एक तरीके से समझ नहीं आता है तो दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता है, कई प्रकार की एक्टिविटी करवाता है, तो इस तरह से ये जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो सही पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट बटन दबा देंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों की बात हो रही है, शिक्षक और छात्र दोनों की बात हो रही है, और वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन के रूप में सीखने में क्या कर रहे हैं, निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। तो हमने बताया था ना दोस्तों, के रूप में, मूल्यांकन के रूप में मतलब हमने सीखा था कि सेल्फ असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट या पीयर असेसमेंट, मतलब कि ग्रुप में सीखना या सहयोगी से सीखना, अपने साथी से सीखना, या फिर खुद का आकलन खुद ही करना में हम क्या करते हैं, सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण होता रहता है और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। तो बिल्कुल ये सही हो गया दोस्तों। ठीक है,
जैसा कि हमने पढ़ाई था। अब हम सबमिट कर लेते हैं दोस्तों और देख लेते हैं हमारा स्कोर। तो देखिए हमारा स्कोर जो होता है वो 5/5 आ चुका है और हमने कंसेप्ट को भी समझ लिया दोस्तों। अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो दोस्तों तो हम और भी कई वीडियो बनाएंगे जिस पे हम चर्चा करेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। और मैं कंसेप्ट को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप बिल्कुल समझ जाएं। और इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। पर अभी हम एक और गतिविधि कर लेते हैं दोस्तों, ताकि हम इसी आपकी पूरा जो है जल्द से जल्द ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं दूसरी गतिविधि कैसे करनी है और क्या कहती है, ठीक है। दूसरी जो 6th गतिविधि है दोस्तों वो किस में आएगी, वो विद्यालय आधारित आकलन के लिए आकलन कार्य नीति, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और 6th गतिविधि को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गतिविधि 6th जो है यहाँ पर दी है सबसे लास्ट में दोस्तों। इससे पहले कि गतिविधि 6 सॉल्व की जाए वो आप इसको वीडियो को और जितने भी वीडियो और PDF हैं वो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी समझ अच्छी बन पाए, ठीक है। तो 6th गतिविधि को शुरू कर लेते हैं कि और ये क्या कहती है देख लेते हैं। अब दोस्तों जो गतिविधि 6 है वो अपनी समझ की जांच करें, इस पे चलाएं पे क्लिक करके हम देख लेते हैं कि गतिविधि 6 क्या कहती है। 6th गतिविधि को देखते हैं कि सही विकल्प चुनें, इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट बटन को दबा के देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ, नेगेटिव हो गया दोस्तों। अपने साथी के साथ वो जल्दी सीखते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट या ड्रामा से रिलेटेड अगर हमने कुछ भी पढ़ा दिया और हम उनको गतिविधि करने के लिए देते हैं तो दोस्तों ये तो नेगेटिव हो गया, इसलिए ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो इसको गलत पे टिक लगा लेंगे, क्योंकि हमें जो भी हम जैसे हम ड्रामा, मैंने आपको बताया कि अगर हमने कुछ भी पढ़ा दिया और उसकी एक्टिविटी हमने करने के लिए दे दी, जैसे कि कहानी पढ़ा दी और उसको ड्रामा के तौर पे करने के लिए दी कहानी को, तो बच्चे क्या है एक दूसरे से ज़्यादा सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। और दोस्तों ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये हमने देखा ही था कि अगर हम किसी को भी जैसे कि हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा ही है और हम जब जैसे कोई भी संग्रहालय या कुछ भी चिड़ियाघर या कुछ भी दिखाने ले जाते हैं, बाहर भ्रमण करवाने ले जाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं जल्दी सीखते हैं। आसपास की चीज़ों से वो जल्दी सब ग्रहण करने लगते हैं और वो अपनी समझ बनाने लगते हैं और उनको जल्दी समझ में आने लगता है। और हाँ, और जब वो अपने साथी से कुछ भी डिस्कस करते हैं और अपनी घटनाओं को या किसी भी अपनी अनुभव को डिस्कस करते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं दोस्तों। ये तो हमें पता ही है। तो ये क्या हो गया, आंसर इसका सही हो गया, ठीक है। तो सही पे क्लिक लगा के आगे क्लिक कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं, और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों की प्रगति के समर्थन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि पोर्टफोलियो क्या होता है। दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि पोर्टफोलियो जो होता है कि विद्यार्थी द्वारा जो भी कार्य किए हैं, संपन्न कार्य किए हैं और उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन है जो विद्यार्थी के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये फाइल, पैकेट या बैग आदि के आकार का हो सकता है, जिसमें छात्र वार, कक्षावार या विषयवार विद्यार्थी के उत्कृष्ट कार्यों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसके माध्यम से जैसे कि जो उसने कार्य किए हैं दोस्तों, उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उसका अचीवमेंट इसमें रखा जा सकता है। तो इसमें ये क्या क्या रखा जा सकता है दोस्तों कि जैसे कि जो विद्यार्थी की उपलब्धियों को दर्शाता है, जैसे लिखित कार्य, चित्रित कार्य, मौखिक उपलब्धि, चलचित्र, तस्वीर, किसी प्रयोग का लिखित साक्ष्य, टेस्ट शीट, व्यवहार पर अध्यापक द्वारा टिप्पणी, प्रमाण पत्र,
सभी प्रकार की चीज़ें इसमें शामिल की जा सकती हैं। और पाठशाला तथा समाज में विद्यार्थी के योगदान का साक्ष्य और विद्यार्थी द्वारा रचित कविता, इसमें सभी चीज़ें रखी जा सकती हैं दोस्तों। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि अब ये रुचियों के बारे में भी जान सकते हैं और क्षमताओं के बारे में भी जान सकते हैं, तो बिल्कुल जान सकते हैं और ये सही हो गया दोस्तों, है ना। और ये सभी के लिए होता है दोस्तों, जो ये होता है पोर्टफोलियो, ये छात्र, अध्यापक, अधिकारी, शोधकर्ता, समुदाय, समाज, ठीक है, प्रगति के साथ साथ विद्यार्थी की क्षमताएं, सीमाएं, कमजोरियों को भी प्रस्तुत करता है, ठीक है। और जिसको हम जो भी उसने कार्य किए हैं दोबारा हम जांच सकते हैं और उनका सुधार का अवसर भी विद्यार्थी को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सही हो गया। अब नेक्स्ट बटन को दबा के देख लेते हैं। रुब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है, जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। तो जैसे कि दोस्तों हम रुब्रिक्स पहले भी पढ़ चुके हैं कि रुब्रिक्स क्या होता है, और ये गलत हो गया क्योंकि हमें पढ़ा है जो रुब्रिक्स होता है दोस्तों, जैसे कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हैं, या इससे पहले कि हम कोई भी क्राइटेरिया बता दें कि आपको करना क्या है, तो वो रुब्रिक्स होता है। और एक ये अच्छा उपकरण टूल है जिसके माध्यम से हम पहले ही अगर बच्चे को बता देंगे हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा मानदंड क्या है, तो वो बच्चा जो है वो आसानी से जो कार्य करना होगा वो और अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है दोस्तों, गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है और जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। तो ये तो गलत है, ये है ना, कि बाकी उपकरण के पास भी तो होती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बटन को देख लेते हैं क्लिक करके। एक रुब्रिक्स कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोगी किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। जैसे कि हम मॉड्यूल में पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि जो रुब्रिक्स होता है कई कार्यों पर छात्रों का अवलोकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है, जबकि ये कई कार्यों पे नहीं दोस्तों, एक विशिष्ट जो कार्य होता है उस पर विद्यार्थी का आकलन करते हैं। जैसे कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट कार्य दे दिया, एक विशिष्ट कार्य बता दिया कि आपको कल एक प्रोजेक्ट बना के लाना है और जिसमें चित्र होना चाहिए, और चित्र में सभी पेड़ पौधे होने चाहिए और गांव का चित्र होना चाहिए, उसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो जो क्राइटेरिया है दोस्तों, मतलब ये जो मानदंड है, क्राइटेरिया है, वो कई कार्यों के लिए नहीं, एक विशिष्ट कार्य के लिए हम उसका आकलन करते हैं। जैसे कि होमवर्क दे दिया या कुछ भी एक चीज़ जो होती है वो विशिष्ट कार्य के लिए होती है और विद्यार्थी का आकलन करने के लिए रहती है। और हम इसमें क्राइटेरिया बता देते हैं कि हमको क्या चाहिए, उससे रिलेटेड अगर हम क्राइटेरिया बता देते हैं तो वो समझ जाता है कि टीचर को क्या चाहिए। मतलब जो भी हम काम सौंपते हैं तो उससे रिलेटेड हम चीज़ें बता देते हैं कि हमको इस तरह से हमको इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। तो वो लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी होता है, लिखित भी हम दे सकते हैं, मौखिक भी दे सकते हैं कार्य को। और ये जो जैसे कि मैंने आपको बता दिया प्रोजेक्ट कार्य, है ना, आप समझ ही गए होंगे। और ये विशिष्ट कार्य होता है, कई कार्यों पर नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बटन दबा के देख लेते हैं क्वेश्चन, अब सबमिट कर लेते हैं हम। तो देखिए हमारा स्कोर जो है 5 में से 5 आ गया। तो दोस्तों आज हमने गतिविधि 3 और 6 को सीखा। तो आपने देखा कि हमने कंसेप्ट भी सीख लिया और हमारी गतिविधि भी हो गई। तो आप इसको देख के आप अपने देख सकते हैं ज्ञान को कि आपने कितने सही किए थे क्वेश्चन। और अगर आपने पहले से ये नहीं किए थे तो अब समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन की किस तरह से करना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियो जल्दी प्राप्त हो सके। और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। और अब मैं सिखाऊंगी आपको कि प्रश्नोत्तरी जो ये इसकी विद्यालय आधारित असेसमेंट है या आकलन है, उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे नेक्स्ट भाग में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय तब तक के लिए।